जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो क्लास हुई थी भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उसको कल पढ़ लिया था। उसके अलावा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट रहा उसको हम कल पढ़ चुके थे। उससे आगे 1813 का चार्टर एक्ट उसको भी कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो ये तीन एक्ट थे, 1773 का, 84 का और 1813 का। ये एक्ट कल हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे की क्लास को देखते हैं, जो संविधान के बारे में हमारी क्लास चल रही थी। तो देखिए दोस्तों, आज का जो आपका सबसे पहला जो एक्ट है वो एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ये 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आया। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी थी तो कंपनी को 20 वर्षों का व्यापार करने के लिए और अनुमति मिली। जो कंपनी EIC जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर रही थी, तो उसको व्यापार करने की अनुमति 1813 से और 20 वर्ष प्लस हो गई और 1833 तक की अनुमति उसको मिल गई। तो 1833 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या कि जो बंगाल का जो उस समय गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। क्या उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, कौन? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम है विलियम बेंटिंग। ये जो सारे पॉइंट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अब बंगाल का जो प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो ये कौन रहा, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसके बाद इन तीन पॉइंट के बाद क्या हुआ कि 1833 के एक्ट में एक और नया प्रावधान जोड़ा, जो कि 1813 के एक्ट में क्या किया था कि जो चीन और चाय को छोड़कर व्यापार के एकाधिकार जो दे दिए थे और बाकी के जो एकाधिकार थे व्यापार के उनको समाप्त कर दिया, चीन और चाय के एकाधिकार को छोड़कर। तो 1833 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के व्यापार एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब आप देखिए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग बना। कौन? विलियम बेंटिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसी का नाम परिवर्तन करके, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तन करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। उसके बाद परिषद में एक नए विधि आयोग की स्थापना की गई। जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके द्वारा जो परिषद थी EIC कंपनी की, तो उसमें क्या किया गया कि परिषद में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। किसकी? विधि आयोग की। और विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मैकाले को बनाया गया। किसको? विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मैकाले को बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि 1835 में, कब? ये 1833 का चार्टर एक्ट है, जो कि 1833 का चार्टर एक्ट 1853 तक काम करता है और इसके बाद आगे चलकर 1853 का चार्टर एक्ट आता है।
तो 1833 के चार्टर एक्ट में ही क्या हुआ कि जैसे ही 2 साल बीते 1833 के चार्टर एक्ट को, तो सन 1835 में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया गया। किसको? इंग्लिश को। जो इंग्लिश भाषा थी उस समय, तो उस इंग्लिश भाषा को क्या किया कि आधिकारिक भाषा बना दिया। कब? 1835 ईस्वी में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बना दिया। उसके बाद जो अगला प्रावधान था वो दास प्रथा को समाप्त। इसको पॉइंट को समझिए थोड़ा कि जो दास प्रथा का जो प्रचलन था उस समय, तो उसको समाप्त करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक एक्ट आया। क्या आया? सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक एक्ट आया, जो कि 1833 का एक्ट था। कौन सा? 1833 का एक्ट था दास प्रथा एक्ट। दास प्रथा समाप्ति एक्ट था 1833 का। लेकिन ये एक्ट तो आ गया 1833 में, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि दास प्रथा समाप्त नहीं हुई। दास प्रथा समाप्त नहीं हुई और ये एक्ट 1833 में लागू हो गया। कुछ समय बाद, 10 साल बाद 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन दोबारा से किया गया और दास प्रथा को समाप्त कर दिया। कैसे? 1843 में एलन बरो, किसने? एलन बरो, जो कि वायसराय थे, एलन बरो ने समाप्त किया। किसको? दास प्रथा को। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को एलन बरो ने समाप्त कर दिया, लेकिन 1833 में सिर्फ दास प्रथा समाप्ति एक्ट आया और उस एक्ट में उस समय 1833 के समय में ये समाप्त नहीं हो पाया और 1843 में जाकर एलन बरो के द्वारा इसको दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके 1833 के चार्टर एक्ट में लिखित कुछ प्रावधान थे। तो ये एक्ट में जो भी नए नए बदलाव किए गए थे ईआईसी के बारे में, कि ईआईसी इस तरीके से अपना प्रचलन करेगी, अपना व्यापार करेगी या इन अन्य कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो कौन कौन से पॉइंट थे कि कंपनी का जो शासन था 1813 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक कर दिया, यानी कि 20 वर्ष पुनः जो उसका शासन था उसको बढ़ा दिया। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद जो कि चीन और चाय के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक मामलों को समाप्त कर दिया था। सिर्फ चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं हुए थे और उसको 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया। इसके बाद बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग थे और वही विलियम बेंटिंग जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के गवर्नर जनरल बने, यानी कि नाम में परिवर्तन कर दिया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो परिषद बनाई थी बीओसी और बीयूडी में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो परिषद बनाई थी, तो परिषद में एक विधि आयोग बनाया। क्या? परिषद में एक विधि आयोग बनाया ईआईसी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी देखभाल के लिए। तो जो पहला विधि आयोग बना उसका प्रथम जो अध्यक्ष था वो था मैकाले। कौन? मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने और सन 1835 ईस्वी में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बना दिया। कब? सन 1835 ईस्वी में। और उसके बाद एक अगला प्रावधान और था जो कि 1833 में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए रखा गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हो पाया और दास प्रथा समाप्ति एक्ट 1833 ईस्वी में बन गया, लेकिन दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई। तो इसके लिए थोड़े समय बाद सन 1843 ईस्वी में एलन बरो के उन्मूलन में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए आप 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जब नेक्स्ट चार्टर एक्ट बना 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों की पुनः यानी इनको अनुमति मिल गई कि ये 20 वर्षों तक और शासन कर सकते हैं। तो 20 वर्षों के लिए तो 1833 में अगर आप 20 प्लस करते हैं तो कितना होता है? 1853। और उसके बाद 1853 ये भारत का बंगाल का अंतिम ईआईसी का अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा? 1853। तो देखिए अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का जो एक्ट था वो अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो प्रावधान थे वो कौन कौन से थे? तो सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी। किसमें? सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी। और उसके बाद
आगे देखिए, जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई थी ना, वो सिर्फ साम्राज्य को विस्तार करने की थी। किसको? यानी कि वो काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमको काम किस तरीके से करना है, वो सिर्फ अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लगे हुए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सा एक्ट लागू हुआ, तो 1853 का एक्ट है, उसमें सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार की बात की गई है। तो साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सा था? 1853 का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। उसके बाद क्या होता है कि 1857 में एक क्रांति हुई, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। 1857 में एक क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, जिसमें कई भारतीय मारे गए थे। तो 1853 की जो क्रांति थी, 57 की जो क्रांति थी, उसके बाद क्या हुआ कि इस क्रांति को देखते हुए जो वहाँ ब्रिटिश में जो महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया, यानी कि जो भी जिस व्यक्ति का भी उस समय शासन चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, उसने क्या किया कि ईआईसी की शक्तियां थी उनको अपने पास ले लिया और ईआईसी को अपने नीचे कर लिया। समझे कि अब जिस तरीके से हम बोलेंगे उस तरीके से ईआईसी आगे कार्य करेगी। तो 1857 की क्रांति के बाद ईआईसी के शासन को समाप्त कर दिया। किसको? जो ईआईसी का शासन या ईआईसी की जो शक्तियां, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी या शासन, उसको समाप्त कर दिया। और वो शासन शक्ति किसने ले ली? ब्रिटिश ने वो शक्ति ली। तो उसके बाद देखिए, सबसे पहले आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858 सबसे पहला अधिनियम है। 1857 की क्रांति के बाद पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण वो थे वो हम इसमें देखते हैं कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। क्या किया? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और यहाँ से ताज का शासन स्टार्ट हो गया। ताज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो संसद थी या ब्रिटेन की जो राजा महाराजा राजकुमारी, जो भी मतलब ब्रिटेन का प्रमुख था, तो ईआईसी की सारी शक्तियां उसने अपने हाथों में ले ली और ईआईसी को अपने अंडर कर लिया। और वहां से जो आदेश देता था वो उस तरीके से अब ईआईसी आगे कार्य करेगी। इससे पहले क्या था कि ईआईसी अपने अनुसार कार्य कर रही थी, लेकिन अब 1857 की क्रांति के बाद ईआईसी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ही शासन करेगी। तो देखते हैं कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ताज का शासन स्टार्ट हो गया। किसका? ताज का शासन स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब ताज ने शक्तियां अपने हाथों में ली, उसके बाद जो वहां के प्रमुख था, तो वहां की एक प्रमुख थी महारानी, जिनका नाम है महारानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया थी। तो रानी विक्टोरिया ने एक पत्र भेजा। क्या भेजा? एक पत्र भेजा। और वो पत्र कहाँ भेजा? इलाहाबाद। रानी विक्टोरिया ने एक आदेश पत्र भेजा, एक घोषणा पत्र भेजा और वो इलाहाबाद में भेजा। किसके पास भेजा? इलाहाबाद में वो पत्र उस समय जो कैनिंग थे उनके पास भेजा। किसके पास? कैनिंग के पास भेजा। तो देखिए, रानी विक्टोरिया द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1958 को पत्र भेजा गया। क्या? रानी विक्टोरिया द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1958 को एक पत्र भेजा गया, जिसे कैनिंग द्वारा सुनाया गया। जिसे वो पत्र था वो कैनिंग द्वारा सुनाया गया कि अब जो सारे यहाँ ईआईसी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, या जो भी ब्रिटिश लोग भारत में हैं, वो इस पत्र के दौरान अब कार्य करेंगे। तो देखिए, जिसे इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से कहते हैं, इसे हम इलाहाबाद घोषणा पत्र कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि इलाहाबाद घोषणा पत्र जो था वो किसने सुनाया था? तो कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद घोषणा पत्र सुनाया गया था और 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र इलाहाबाद में भेजा गया। इससे आगे देखते हैं, जब ये पत्र भेजा गया कहाँ? इलाहाबाद के अंदर, और कैनिंग ने उसको सुना दिया, तो उसमें क्या सुनाया? कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी भी थी। तो देखिए, उसके द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए ईआईसी के कार्यों में और ब्रिटिश के द्वारा जो पत्र भेजा गया उसमें। तो उसमें क्या थे कि ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना की थी, उसके स्थान पर ब्रिटिश की जो महारानी थी उन्होंने भारत सचिव का पद रखा। किसका? भारत सचिव का पद रखा। बीओसी और बीओडी को बंद कर दिया और उसकी जगह पर भारत सचिव का पद रखा। देखिए, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको समाप्त कर दिया
और भारत सचिव का पद प्रचलन में स्टार्ट कर दिया। यानी कि बीओसी और बीओडी कब समाप्त हुए? बीओसी और बीओडी कब समाप्त हुए? सन 1858 में। और भारत सचिव का पद कब स्टार्ट हुआ? सन 1858 में। सचिव की सहायता के लिए जो सचिव पद बनाया गया, ये पद ब्रिटेन का ही था, इसमें ब्रिटेन ही लोग शामिल थे और ये ब्रिटेन में ही बनाया गया था सचिव का पद। कहाँ पे? ब्रिटेन में ही बनाया गया था। तो सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद गठित की गई। कौन? सचिव की सहायता के लिए एक परिषद थी, भारत सचिव एक परिषद गठित की गई और उस परिषद में 15 सदस्य थे। कितने सदस्य? परिषद का गठन किया गया और जिसमें 15 सदस्य थे। कितने? अगर ये पूछता है कि जो भारत परिषद, जो भारत सचिव का पद था, उसमें कितने व्यक्ति शामिल थे, तो भारत सचिव के पद में 15 व्यक्ति शामिल थे। कितने? 15 व्यक्ति। उसके बाद देखिए 1858 में एक और परिवर्तन किया गया, जो परिवर्तन पीछे किए जा रहे थे कि बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर भारत का गवर्नर जनरल, ऐसी कुछ परिवर्तन किए गए थे पीछे। तो उन्हीं के अनुसार एक और परिवर्तन किया गया कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, कौन? जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, वो अब भारत के वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय कहना स्टार्ट कर दिया, या भारत का वायसराय के नाम में परिवर्तन कर दिया, या उनके पद को अब ये परिवर्तन कर दिया, यानी कि नाम में परिवर्तन किया। क्या किया? कि जो भारत के गवर्नर जनरल है, वो अब भारत के वायसराय कर दिया। क्या किया? भारत के वायसराय कर दिया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये देखिए जो ये चीज यहाँ पे थी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, और वही बने कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी विलियम बेंटिंक थे। तो इसी तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय दोनों कौन क्या होंगे? दोनों एक ही होंगे। जैसे कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय, अब वायसराय शब्द प्रचलन में आ गया कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग बनेंगे। कौन? कैनिंग। ये इस अगर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है तो यहीं से आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, इस तरीके से। उसके बाद आता है आपका 1861 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि पहली बार बजट प्रस्तुत किया। किसने? जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन के लोग रह रहे थे, या ऐसी जो कंपनी थी, उसने पहली बार बजट प्रस्तुत किया। और बजट प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जेम्स विल्सन। ये याद रखना कि सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत के जो वायसराय थे, कौन? जो भारत के गवर्नर जनरल की जगह पर भारत के वायसराय बनाए गए थे। तो भारत के वायसराय को और अधिक शक्तियां प्रोवाइड की गई, जिसमें क्या किया गया कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या चीज? भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जो अभी शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 में जो राष्ट्रपति के पास है, वो शक्ति उस समय सोचिए किसके पास थी? जो भारत का वायसराय था उसके पास थी वो शक्ति। और भारत का वायसराय उस समय कौन था? कैनिंग। तो उसके पास वो शक्ति थी कि वो किसी भी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। और उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा? पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सा? पोर्टफोलियो सिस्टम आया, जिसे हम विमानीय प्रणाली कहते हैं। विमानीय प्रणाली कहते हैं। तो ये आज की आपकी क्लास थी कि भारत का संवैधानिक विकास में कुछ एक्ट हमने कल पढ़ लिए थे, कुछ एक्ट हमने आज पढ़ लिए, और अब शासन पहुंच गया ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश की जो महारानी है उनके हाथ में पहुंच गया, और उन्होंने अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारत शासन अधिनियम स्टार्ट कर दिया। और अब जिसमें हमने 2 अधिनियम हुए आपने पढ़ लिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम और कौन सा? 1861 का भारत शासन अधिनियम। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें कंपनी को शासन करने के लिए 20 वर्ष उन्हें और आगे बढ़ा दिए गए, 20 वर्ष और दिए गए। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
और बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। चीन और चाय के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। परिषद में एक विधि आयोग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? मैकाले। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बार रिवीजन पूरा करके देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1835 में इंग्लिश को आधिकारिक भाषा बनाया गया। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक एक्ट पारित किया 1833 का, लेकिन उस समय क्या हुआ कि दास प्रथा का समाप्त नहीं हो पाई और 10 साल बाद 1843 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया एडनबरो के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि EIC का अंतिम चार्टर एक्ट था। EIC का अंतिम चार्टर एक्ट था और इसमें सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता चालू स्टार्ट की गई। उद्देश्य इसका था साम्राज्य विस्तार। और 1857 की इसके बाद क्रांति हुई। 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई भारत के लिए। भारत के बहुत से लोग मारे गए थे। इसे देखते हुए ब्रिटिश की महारानी ने ये EIC की जो शक्तियाँ थी वो अपने हाथों में ले ली और वहाँ ने स्टार्ट किया भारत शासन अधिनियम, जिसमें रानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा पत्र भेजा गया। तब 1858 में 1 नवंबर 1858 को ये पत्र भेजा गया था, जिसे इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। और उस पत्र को कैनिंग के द्वारा सुनाया गया भारत में, इलाहाबाद के अंदर, और इसके द्वारा BOC और BOD को समाप्त कर दिया। भारत सचिव का पद इसकी जगह स्टार्ट कर दिया और BOC और BOD को समाप्त कर दिया, जिसमें 15 सदस्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय कौन रहा? कैनिंग। उसके बाद आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें पहली बार वेद प्रस्तुत किया था। ये पहले इसके 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं कि पहली बार वेद प्रस्तुत कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो 1861 में किया गया था और जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये थी आज की आपकी क्लास। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इससे आगे की नेक्स्ट क्लास आपको चलेगी आपकी। ठीक है, जय हिंद।